नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना चारण और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं अंशुमन जोशी जी, जो कि शिवसेना से नेता हैं। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार, मैं अंशुमन जोशी हूं। मैं शिवसेना एकनाथ शिंदे जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनके पार्टी का पूरा काम संभालता हूं। काफ़ी स्टेटों के अंदर संगठन वगैरह देखता हूं और ये सुनिश्चित करता हूं कि हमारे पास एक अच्छी टीम है और हमारी पार्टी देश भर में बढ़ रही है। आज हमारी पार्टी 20 स्टेटों में जा चुकी है। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैप्टन अभिजीत रसूल जी की वजह से और हमारे सीनियर लीडर आनंद राव अरसूल जी जो हैं एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और 5 बारी सांसद रह चुके हैं। इनके नेतृत्व में हमारी पार्टी आज पूरे 20 स्टेटों में है और पूरी तरह से संगठन को और मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में सर ऑलरेडी है, अब दिल्ली में आपका फोकस है। दिल्ली में आपके क्या मुद्दे रहेंगे उसके बारे में जरा हमें बताइए। देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, शुरुआत करते हैं हम जहां से दिल्ली सरकार बनी जी, जिसमें एक बहुत बड़ा सहयोग ऑटो रिक्शा वाले भाई हैं जी, हमारे, उनका था। आज दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और जितने भी तमाम ऑटो रिक्शा के यूनियंस हैं वो सभी भाई आज हमारे साथ हैं और पूरी तरह से वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे जी, उनको अपना मुख्यमंत्री मानते हैं। उन्होंने एक कैंपेन भी शुरू किया है जो जल्दी आपको सड़कों में दिखेगा सब जगह पे। वो कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, मुंबई से आए मेरे दोस्त। तो ये उन्होंने कैंपेन शुरू किया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसलिए किया है कि दिल्ली में जब से दिल्ली सरकार बनी, दिल्ली के मुख्यमंत्री उनसे पिछले 8 सालों में कभी नहीं मिले। उनके पास समय नहीं है, वो एक्चुअली अब आम आदमी नहीं रहे, अब बड़े आदमी बन चुके हैं। दूसरी बात एक और रही है कि बेसिकली दिल्ली में इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके जो ऑटो के परमिट्स हैं वो नए परमिट्स इशू नहीं हो रहे और बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन लोगों को। और ऑटो रिक्शा का जो अपना फिटनेस पीरियड है वो भी खत्म हो रहे हैं। फिर समय के साथ में पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना जरूरी है। एंड आज के समय में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनकी बहुत अच्छी पॉलिसी आई है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। तो ईवी ऑटोज एक बहुत अच्छा विकल्प है इन लोगों के लिए, जो आने वाले समय में हम इनको पूरी तरह से इनको सहयोग करेंगे दिलाने के लिए। देन इन लोगों का मेजर प्रॉब्लम ये है कि 10 लाख रुपए का एक ऑटो रिक्शा इनको मिलता है। 10 लाख रुपए में तो आपको पता है गाड़ी भी आ जाती है, एक छोटी गाड़ी। तो क्या दिक्कत है इन लोगों की, और बेचारों को 400-400 रुपए दिन की 8 घंटे की दिहाड़ी देनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग सब किसी का ऑटो रिक्शा चलाते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं इनको आज की डेट में। अगर कोई बीमार हो जाए तो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, कोई हेल्थ कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो हम पूरी तरह से इन भाइयों का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक बहुत बड़ा मेजर मुद्दा है सफाई कर्मचारियों का। दिल्ली के जो सफाई कर्मचारी जितनी समस्त यूनियन है, सभी यूनियन हमारे साथ हैं और सभी सफाई कर्मचारी भाई जितने हैं उनकी दिक्कत ये है, 57,000 टोटल लोग काम करते हैं जो सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली में, जिसमें से 27,000 ऐसे हैं जिन लोगों की नौकरियां पक्की नहीं, कच्ची हैं। तो इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में 16,000 रुपये महीने में अपना गुजारा कैसे करें। और फिर इनका अगर कोई बीमार हो जाए, कोई हेल्थ की केयर की फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कैसे अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और आए दिन आप देख रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, मुख्यमंत्री आवास पे भी कर रहे हैं, कई जगह कर रहे हैं, आए दिन ये चल रहा है। तो बेसिक बात ये है कि इनको कुछ वादे किए गए थे, वादे ये किए गए थे हम आपको पक्का करेंगे, वो नहीं किया। एक और सबसे बड़ा भी स्कीम अभी चली है, दिल्ली सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है कि प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं वो मशीनें लगा के और प्राइवेट लोगों को लगा के। 25 सालों में कोई भर्ती आज तक नहीं हुई है, जबकि कॉरपोरेशन में इनकी सरकार आई है। सबसे पहला कदम इनको ही उठाना चाहिए था, इनको पक्का करना चाहिए था। इनको पक्का करने के सिवाय सिवाय बहुत सारे काम थे जो ये कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। सबसे मेजर मुद्दा आज की डेट में ये है कि सफाई कर्मचारियों की वजह से हमारी आज दिल्ली साफ होती है। अगर इन लोगों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो काम कैसे चलेंगे। अब ये जो नई स्कीम ये लोग लेके आए हैं, ये स्कीम नहीं, बहुत बड़ा स्कैम है। जैसे इन्होंने दिल्ली में लिकर स्कैम निकाला, दिल्ली में जगह जगह पे अपना शराब के लोगों ने ठेके खोल दिए, सभी के घर में बहनें बेटियां सब हैं, कैसे ऐसे निकलती, इतना माहौल खराब कर दिया। ऐसी ही एक प्राइवेट कंपनी को
काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये धरने प्रदर्शन जो दिल्ली में चल रहे हैं इनके खिलाफ इस वजह से हिम्मत नहीं हो रही इनकी करने की। फिर भी अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में अभी बहुत मजबूत है, तो कैसे टक्कर देंगे, आपकी क्या प्लानिंग्स है? देखिए, हम यहाँ आए हैं दिल्ली में, दिल्ली के जो हमारे लोग हैं, दिल्ली की जनता है वो समझदार जनता है जी। और पढ़ी लिखी जनता है। दिल्ली की जनता को देखो, बाहर के लोग आके बताएं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनकी प्रॉब्लम समझना। दिल्ली का जो आदमी है उसको पता है मैं दिल्ली का हूं, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में बड़ा हुआ, तो दिल्ली का जो मूल निवासी है उसको ये पता है कि आज शंकर रोड पे कितना रश होगा, आज हौसखास में क्या दिक्कत है। दिल्ली के लोगों को पता है जमुना पार में अगर जाएं, लक्ष्मी नगर में क्या प्रॉब्लम है। और दिल्ली वालों को अगर दिल्ली के नेता होंगे तो उनको मूल निवासी होने की वजह से सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें पता है। दिल्ली में पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, एयर प्योरीफायर्स लगाने की बहुत जरूरी है जगह जगह पे। तो मैंने देखा दिल्ली में काफी मूर्तियां बन रही हैं, कभी ऐसे मायावती जी ने लगाई थी यूपी में, अभी दिल्ली एयरपोर्ट के पास देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी क्या है, उसके बजाय अगर एयर प्योरीफायर लगा देते तो दिल्ली की जनता का भला होता। तो पोल्यूशन और एनवायरमेंट कंट्रोल सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में अगर बात करें दिल्ली की गवर्नमेंट को जो बनी हुई है, देखिए इसमें क्या है कि 2 मंत्री इनके ऑलरेडी जेल जा चुके हैं, भ्रष्टाचार के इनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। भ्रष्टाचार की वजह से ही ये लोग एक रेवोल्यूशनरी तरीके से दिल्ली में सरकार बना के लाए थे, लेकिन इन्होंने तो अपने साथियों को ही नहीं छोड़ा। तो सबसे बड़ी टक्कर इनको इन्हीं के पुराने साथी देंगे। हमारे साथ में बहुत सारे एक्स एमएलए भाई हमारी पार्टी से आज जुड़ रहे हैं और आए दिन जुड़ते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, वो दिन में 18 से 20 घंटे काम करते हैं और महाराष्ट्र मॉडल को हम दिल्ली में इंप्लीमेंट कर रहे हैं और ये प्रॉमिस करते हैं दिल्ली की जनता से जो भी काम इन लोगों ने नहीं किए हैं वो हम लोग करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली के जो लोग हैं, जो पढ़ने के लिए स्टूडेंट हैं, उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे उनको एडमिशन ही नहीं मिलती। दिल्ली के बाहर से जो लोग आए हैं उनको एडमिशंस मिलती हैं, इन लोगों को बेचारों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, तो फैसिलिटीज की कमी है। फिर जी सीधे तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपकी जो पार्टी है तो ये किस तरह से काम करेगी और पार्टियों से कैसे अलग है? क्योंकि इस तरह के वादे कोई भी पार्टी सरकार में आने से पहले सभी करती है, हम लोग चीजें बेहतर करेंगे। अगर हम आम आदमी पार्टी की ही बात करें तो उन्होंने भी कहा था हम बेरोजगार खत्म कर देंगे, दिल्ली को साफ सुथरा कर देंगे, पॉल्यूशन खत्म कर देंगे। सेम बात वही आप भी बोल रहे हैं, तो कैसे पब्लिक को यकीन दिलाएंगे कि आप उनसे अलग है? देखिए, हम लोग दिल्ली में सरकार बनाने के बाद में हम लोग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, काफी सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दिल्ली सरकार के अंडर काफी सारी कंपनी शुरू करेंगे, जिनके अंदर जितने भी हमारे युवा हैं, हमारे लोग हैं, इन लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देने के लिए देखिए हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, हम एक कोऑपरेटिव फील्ड से आते हैं और कोऑपरेटिव फील्ड के अंदर अगर बात करें तो जितने भी बैंक्स कभी भी अगर कोई उनमें दिक्कत होती है तो उनको कन्वर्जन करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो सेवियर के तौर पे मुझे जाना चाहता है कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में देश भर में। तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि अलॉन्ग विद कंपनीज हम लोग दिल्ली में, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, बहुत सालों से दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कांग्रेस के एक नेता हैं जिसमें भ्रष्टाचार करते हुए चला रहे हैं और अभी समय आ गया है कि जब इनमें सही तरीके से दिल्ली जनता का जो पैसा है, नाबार्ड का जो पैसा है, वर्ल्ड बैंक का जो पैसा है, वो कहां जा रहा है वो पता लगना चाहिए। और बड़ी जल्दी हम लोग इस मामले में सड़कों पर उतरने वाले हैं दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अगेंस्ट। और हमारी जब भी सरकार होगी, हम हमारे जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, माननीय कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी, उन लोगों की, उनकी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है और उनकी टीम ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। 20 लाख करोड़ का बजट है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग पूरे दिल्ली के हर एरिया में एक कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच खोलेंगे जिसमें हम लोगों को रोजगार भी देंगे और जितने भी हमारे किसान भाई हैं दिल्ली के आउटर एरियाज में हैं काम करते, आसपास के स्टेटों से आते हैं, वो अपना जो भी चीजें वो दिल्ली लाके बेचते थे और दिल्ली के जितने भी कॉन्ट्रैक्टरों से परेशान होते थे, वो सब लोग हमारे वेयर हाउसेस में बेच पाएंगे और हाथ के हाथ अपना भुगतान ले पाएंगे।
तो ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जो सेंटर में हुई है, हम भी बनाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात आज की डेट में ये है कि देखो, वादे सबने किए कि रोजगार देंगे। हमारा एक 52 पॉइंट प्लान है जो हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट होगा, जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड आप उस पर हमसे कभी भी चर्चा कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूं, 52 के 52 पॉइंट्स में से 80% पॉइंट्स ऐसे हैं जो कभी भी किसी पार्टी ने दिल्ली में या देश में कभी नहीं बोले। तो हमारा एक पूरा फुल प्रूफ प्लान है। और एक बात आपको बता देते हैं, जितने भी लोग हमारी पार्टी में आगे चुनाव लड़ने वाले हैं वो सभी पूर्व में एमएलए रह चुके हैं। तो ये बात आप समझ सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक अच्छी तादाद में लोग हमारी पार्टी में आगे विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। और उसका मतलब ये है कि हम दिल्ली में सरकार बना पाएंगे। दिल्ली की अगर हम बात करें खासतौर पर, दिल्ली में सरकार बनाना शायद दूसरे राज्यों से अलग है। दूसरे राज्यों में सरकार बनाने की स्ट्रेटेजी अलग होती है, यहाँ की पब्लिक अलग है। अगर बात करें यहाँ की पॉपुलेशन की, तो यहाँ सबसे अधिक यूपी और बिहार के लोग हैं। तो आप उनको कैसे फोकस करेंगे, इसके बारे में जरा हमें देखिए। जो भी दिल्ली में रहता है वो दिल्ली का निवासी है, चाहे वो यूपी से आए, बिहार से आए, महाराष्ट्र से आए, कर्नाटका से आए, कहीं से भी आए। तो जो हमारे बाला साहब कहते थे कि महाराष्ट्र में जो रहता है वो मराठी है और वो महाराष्ट्र का निवासी है, तो कोई फर्क नहीं है। मैं भी दिल्ली का हूं और दिल्ली में मुझे लगता है दिल्ली चलती है तो यूपी और बिहार और सभी लोगों की वजह से चलती है। तो इनके बिना तो दिल्ली ठप हो जाएगी। तो हमारा साथ सबके साथ है। एंड एक बात मैं बता देता हूं, हम सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं, हिंदुओं के साथ भी हैं, सिखों के साथ भी हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो 1984 के समय में हमारे बाला साहब ने महाराष्ट्र में किसी भी एक सिख को किसी को भी हाथ नहीं लगने दिया था। तो सभी सिख भाइयों के साथ भी हम हैं, सभी हिंदू भाइयों के साथ हम हैं। ऐसा हम लोग ऐसा नहीं कहते कि बेसिकली इनके साथ नहीं उनके साथ नहीं, जो भी देश हित में सोचेगा हम उनके साथ हैं पूरी तरह से। अगर बात करें बेरोजगारी की, यंगस्टर बहुत ज्यादा है दिल्ली में, तो बेरोजगारी का अगर मुद्दा हम उठाएं तो अभी तक तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। इतना बड़ा पेंडेमिक आया पूरे विश्व में जिसका असर हमारे देश पे भी बहुत पड़ा। तो अभी अगर बेरोजगारी पे अगर आगे चल के हम बात करें तो आप उसको कैसे फोकस करेंगे? देखिए, हम दिल्ली में सबसे पहली तो बात की हमारी सरकार बनने के बाद में सबसे पहले तो हम दिल्ली के अंदर कॉन्टैक्ट सेंटर्स बनाएंगे जो कि दुनिया भर की कंपनीज को केटर करेंगे। जैसे आपने देखा होगा गुड़गांव, नोएडा दिल्ली के बिल्कुल पास है। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्ट सेंटर्स हैं जो बेसिकली काम करते हैं विदेशी कंपनीज के लिए। तो दिल्ली सरकार ये सर्विसेज ऑफर करेगी विदेश भर की जितनी भी कंपनीज हैं दुनिया भर में उनको, और जितने भी कर्मचारी हैं उनको दिल्ली सरकार के पेरोल पे रखेगी। और भी जितनी सरकारें देश भर में हैं उनके भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जहां पे इनको आउटसोर्स करनी पड़ती हैं अपनी सर्विसेज, तो वहां पे दिल्ली सरकार काम करेगी। तो ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ में इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन शुरू करेगी दिल्ली के अंदर, जिससे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको फंड कर पाएंगे। फिर इसके साथ में मैंने आपको बताया 52 पॉइंट्स एजेंडा है हमारा इसमें, जिसमें सब कुछ कवर्ड है। वो कहते हैं कि आपका जो घर का का सिलेंडर है वो भी कवर्ड है। हाँ, अगर बात करें कि एक अमीर आदमी है, बिजनेसमैन है, वो भी कवर्ड है। गरीब आदमी सबसे ज्यादा कवर्ड है। क्योंकि देखिए हम लोग क्या है कि हमारे जो जितने लीडर्स हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, वो एक ऑटो रिक्शा चला के मुख्यमंत्री बने हैं। इसी वजह से हमारे ऑटो रिक्शा वाले भाई जितने हैं उनको उनसे बड़ा प्यार है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से ज्यादा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, हमारे पार्टी के लीडर, उनको वो अपने मुख्यमंत्री मानते हैं। और ये प्यार आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। आगे भी हम इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। लड़कियों के लिए तो क्या लगता है आपको कितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए और किस तरह से आप उस चीज को देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ दिल्ली के अंदर हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह पे सरकार का एक ऑफिस होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में हमारा एक है शिवसेना शाखा, हमारे दिल्ली में हर जगह पे, हर एरिया में। तो
जो भी सरकार उनका एक ऑफिस होना चाहिए लोकल, जहाँ पे 24 घंटे लोग अवेलेबल हों, ताकि दिल्ली की महिलाएं जो है वो सुरक्षित समझे अपने आप को। और कैमराज हर गली मोहल्ले में लगे होने चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली पुलिस को इंटीमेट कर सकें कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इमीडिएट आप लोग सुरक्षा देखें, या कोई मुद्दा हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई भी दिक्कत है तो वो करें। साथ में इसके दिल्ली के अंदर देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर बहाने मारने हो दिल्ली सरकार के जैसे, तो बहुत बहाने हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारी सरकार होगी तो केंद्र सरकार होगी, क्योंकि देखिए एक हमारा बीजेपी के साथ में महाराष्ट्र में अलायंस में सरकार, तो केंद्र के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अगर हमारी सरकार होगी तो हम लोग बहाने नहीं मारेंगे कि हाँ केंद्र में ये पास नहीं हो रहा, बजट नहीं है, कि एलजी साहब हमारी ये फाइल क्लियर नहीं कर रहे, ऐसे बहानेबाजी की सरकार नहीं। मुझे लगता है दिल्ली में एक स्टेबल सरकार की जरूरत है, ऐसी सरकार की जरूरत है जो काम करे, विकास की तरफ बढ़े, इंस्टेड बहानेबाजी की और ड्रामेबाजी की वजह से दिल्ली सरकार को। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को किस हद तक शिवसेना इस बार चुनावों में किस हद तक टक्कर दे पाएगी? मैं आए दिन देख रहा हूँ, बहुत क्लोजली इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। एंड आने वाले समय में इसमें कोई आपको शौक होने वाली बात नहीं है। ये हो सकता है कि दिल्ली में शिवसेना की सरकार बने, ये दिल्ली के लोग पसंद कर रहे हैं, दिल्ली के नेता पसंद कर रहे हैं, और जोर शोर से लोग आए दिन कितने एक्सएमएलए हमारी पार्टी में। मैनिफेस्टो की अभी आपने बात कही, अगर मैनिफेस्टो तो आपका बहुत लंबा होगा, लेकिन उसमें क्या मेन मुद्दे रहेंगे अगर आप हमें बता सके एक बार? तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है कि दिल्ली के अंदर और रोजगार क्रिएट करने के लिए और पीएसयूज खोलने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट यूनिट्स खोलने पड़ेंगे दिल्ली सरकार के अंदर, ताकि दिल्ली के अंदर जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं और कितने और बिजनेसेस हैं, उनका सभी माल यहाँ से विदेशों में आगे एक्सपोर्ट हो सके और बाकी स्टेटों में भी उनका पहुंच सके एक सही रेट्स के ऊपर, ताकि उनके साथ कोई धोखेबाजी ना हो। इवन जो किसान भाई हैं जो आउटर दिल्ली के आसपास हैं, आसपास के स्टेटों से भी आते हैं दिल्ली अपना माल बेचने के लिए, वो लोगों का भी माल हमारी जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हों, हमारा नया जो कोऑपरेटिव बैंक हो जिसके अंदर डीसीसीबीज भी हों और पैक्स भी हों, वो उनको आगे खरीदे उनसे और उनको हाथ के हाथ भुगतान करे। तो इससे बेसिकली काफी फर्क पड़ेगा, और दिल्ली के जो लोग हैं उनको एजुकेशन के लिए बाहर ना जाना पड़े, उनके लिए इतनी एजुकेशन में व्यवस्थाएं हों कि वो दिल्ली में ही पढ़ सकें। आज क्या हो रहा है कि बाहर से लोग बहुत आते हैं दिल्ली में, वेलकम है, लेकिन क्या है दिल्ली के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज खत्म है, चाहे जॉब्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो वो हमें और क्रिएट करनी पड़ेगी। मेडिकल सुविधाएं की बात करें, हर एरिया के अंदर, हर एरिया के आसपास एक 5 स्टार हॉस्पिटल होना चाहिए जो सरकार बनाए। केंद्र में तो ऑलरेडी पॉलिसी पास हो गई है, हर डिस्ट्रिक्ट में तो खुलना ही चाहिए, तो वो सब चीजें भी हम लोग करने वाले हैं। हम लोग ऐसे क्लिनिक नहीं खोलने वाले जो जिनके अंदर गायनेक डिलीवरी नहीं कर सकें, या डॉक्टर्स ना बैठ सकें, या डॉक्टर्स हों तो दवाइयां नहीं है, दवाइयां हैं तो फिर टूल्स नहीं है, ऐसा नहीं है। फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल खोलेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग अपना हॉस्पिटल खोलेंगे। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल। तो दिल्ली में आप उसको कैसे रोकेंगे? क्या लगता है आप किस हद तक उस पर कंट्रोल कर पाएंगे अगर आपकी सरकार बनती है? सरकार बनने से पहले आज ही हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जी। अगर कहीं पे दिल्ली में कोई भी व्यक्ति किसी भी दिल्ली के व्यक्ति से अगर पैसे मांगता है, करप्शन करता है, भ्रष्टाचार करता है, वो हमें व्हाट्सएप करे। उनकी आवाज हिंदुस्तान की हर उस एजेंसी तक हम पहुंचाएंगे और उनकी पूरी मदद करेंगे। शिव सैनिक हमेशा उनके साथ रहेंगे। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि हमारी पार्टी की शाखाएं हर एरिया में खुल रही हैं। जी। तो किसी को भी कोई तकलीफ होगी, हम चाहते हैं पुलिस से पहले वो हमको फोन करें और उनकी समस्या का हम विस्तार में करें। तमाम बातचीत करने के लिए इतने सारे मुद्दों पर आपने मुद्दे बताए कि शिवसेना के क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है आपकी पार्टी, आपने हमें बताया और हमारे दर्शकों को भी बताया। आज के खास इंटरव्यू में इतना ही। मिलते हैं एक बार फिर से किसी और नई पर्सनालिटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।